हमारा अगला कदम जिससे कि हम कहाँ बढ़ सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन तो समझ आया, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? कृषि में तो हम उगाए पेड़ रहे हैं, तो उसको हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं? पेड़ उगाना बंद कर दें, फसलें उगाना बंद कर दें? नहीं, लेकिन इन फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जो हम क्या यूज कर रहे हैं, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उर्वरक यूज कर रहे हैं, साथ ही में हम जो भी पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उनका इस्तेमाल हम बंद कर दें और हम किस पे आ जाएं? हम आ जाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। किस पे आ जाएं? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाएं। साथ ही में हम कृषि में सिंचाई के लिए अभी तक हमारे किसान भाई क्या इस्तेमाल कर रहे थे? डीजल चालित पंप का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वो सिंचाई करते थे। अब कभी कभी क्या होता था, ये डीजल मिलता नहीं था या फिर डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, तो तब सिंचाई नहीं हो पाती थी और फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण फसलें सूख जाती थी। तो हमारा यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने क्या किया, एक हमारी पॉलिसी लॉन्च करी, प्रधानमंत्री कृषि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जहां पर ये लक्ष्य लिया गया कि पूरे कृषि को सोलराइज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पूरे के पूरे कृषि को सोलराइज कर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर को सोलराइज कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे जो किसान भाइयों की आय है उसमें इजाफा होएगा और जो एग्रीकल्चर की निर्भरता है डीजल के ऊपर उसको कम किया जाएगा। साथ ही में सबसे बड़ा ये होगा कि सिंचाई की विश्वसनीयता में, निरंतरता में इजाफा होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैविक खेती कर सकते हैं। और इस जैविक खेती से जो हमारी फल और सब्जियां हैं उनके जो पोषक तत्व है, पोषक गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार आता है। साथ ही में हमें क्या करना है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनसे हमारी खेती को मुक्त करना है, जिससे कि हम जैव विविधता को पनपा सकें। तो ये क्या है? हमारा एग्रीकल्चर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम कैसे शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक बना सकते हैं, कैसे हर समुदाय को एक साथ ला सकते हैं, उनमें पर्यावरण को संरक्षण करने की एक भावना जागृत कर सकते हैं। तो हमारे एजुकेशन के सेक्टर में हमारे पास 3 काम होते हैं, 3A पॉलिसी होती है। पहली, जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे? कि हम लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दें कि पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, हमारे और पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिश्ता है, हम कैसे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव होते हैं, क्या वो अच्छे प्रभाव होते हैं या नुकसानदेह होते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। हमारी जो भी गतिविधियां हैं उनसे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है और उससे कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। साथ ही में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। लोगों को कंपोस्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा, कचरे के सेग्रीगेशन के बारे में हमें बताना पड़ेगा, कैसे पानी में मरे हुए जानवर नहीं डालने हैं। इंडस्ट्रीज को बोलना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्रीज और जितने भी क्या है बिजनेसेस हैं वो पानी में किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ ना छोड़ें। इन सब बातों के बारे में हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। दूसरा हमें क्या है, हमें उनमें एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा उनके अंदर कि हमें पर्यावरण को बचाना है। और तीसरा और फाइनल चीज़ क्या होगी, ऐसे हमें एक्शन और स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनसे हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में एडुकेट करना है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। साथ ही में हमें इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है और क्या संलग्न करना है अलग अलग समुदायों को, और उनको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल जीवन शैली की, स्थायी जीवन शैली के फायदे के बारे में, जिससे कि वो स्थायी जीवन शैली को अपना सकें। इसके बाद में हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, हमारे नवाचार में निवेश कर सकते हैं। नवाचार में निवेश करने का मतलब क्या है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे भारत को हम वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का नेता बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, सोलर पैनल्स चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे को पानी से ऊर्जा चाहिए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन्स बनानी पड़ेंगी, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। विंड मिल्स बनानी पड़ेंगी। ये सब कैसे होएगा, ये सब नवाचार है, इनोवेशन है। और टाइडल एनर्जी के लिए टाइडल मिल्स बनानी पड़ेंगी, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। बायोगैस के लिए बायोगैस प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर हमारे को यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम पानी को एक साइकिल को चला के हम पंप कर सकते हैं, बाइक को चला के हम पंप कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कॉमन सेंस लगा के कचरे में कमी ला सकते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी नवाचार हैं। और इन नवाचार की प्रौद्योगिकियों में, तकनीकों में हमें क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। तो हमें रिसर्च को सपोर्ट करना है और इनोवेशन को सपोर्ट करना है। कहाँ पर, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस में। इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, एडवोकेट करना है कंजर्वेशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज बनानी है। तो हम कंजर्वेशन की एडवोकेसी करेंगे, मतलब कि उसका समर्थन करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। और सरकार क्या करेगी, ऐसी रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज बनाएगी जिससे कि क्या होगा, जिससे कि लोगों को सीमित किया जा सकेगा और वो लोग जो कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हो उनको दंडित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर हमारे को कंट्रीब्यूट करना है ह्यूमन वेलबींग में और प्लैनेट के वेलबींग में और फ्यूचर जनरेशन्स के वेलबींग में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन के लिए लड़ना पड़ेगा। अब देखिए, होता ये है कि हमारे पास में अगर हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उस काम के सफल होने के लिए हमें उसमें विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम पर्यावरण को बचाएं, उसको संरक्षित करें, तो हमें हमारे मन में एक सकारात्मक सोच लानी होगी, पॉजिटिव दृष्टिकोण, एटीट्यूड लाना होगा। साथ ही में एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना होगा। क्या होगा, हमें डेवलप करनी पड़ेगी एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन। कैसे करेंगे हम, कि हमारे जितने भी मीन्स और रिसोर्सेज हैं, क्या है, जितने भी हमारे संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक है, चाहे रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, उन सब का हमें कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करना होगा। साधनों और संसाधनों का समुचित उपयोग। साथ ही में हमें क्या करना होगा, हमें सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। अब हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है उसके काफ़ी सारे हितधारक होते हैं। अगर हम हितधारकों की यहाँ पर एक बार बात करें, जिनकी हम आगे में और डिटेल में बात करेंगे, तो हमारा जो ग्रीन इकोनॉमी है, हरित अर्थव्यवस्था है, क्या है, हरित अर्थव्यवस्था जो है उसके काफ़ी सारे हितधारक हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सरकार की, तो गवर्नमेंट एक हितधारक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हितधारक हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रीज, व्यापार और उद्योग क्या है, हमारे हितधारक हैं, वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स और हमारे जो क्या है ट्रेड यूनियंस हैं वो भी हितधारक हैं। साथ ही में हमारे नेटिव ट्राइब्स, कौन, नेटिव ट्राइब्स क्या है, हमारे हितधारक हैं।
जो हमारी विमेन है, औरतें हैं, हितधारक हैं, हमारा जो यूथ है, युवा जन है, और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो भी क्या है, हितधारक है। साथ ही में हमारी जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी है वो भी क्या है, हमारे हितधारक है, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी। ये सभी क्या है, हमारे हरित अर्थव्यवस्था के हितधारक हैं। हितधारक से मतलब ये हुआ कि इन सभी के कामों से पर्यावरण पर, ग्रीन इकोनॉमी पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और ग्रीन इकोनॉमी का और पर्यावरण का बदले में इन पर असर पड़ता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। पीपल्स पार्टिसिपेशन पर हमारा बेस्ड होना चाहिए डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, जब आप इन सभी लोगों को जिम्मेदारी दोगे पर्यावरण को संरक्षित करने की, उसको बचाने की, तो इनमें एक स्वामित्व आएगा, एक अपनेपन की भावना आएगी, जिम्मेदारी की भावना आएगी कि हाँ, मुझे मेरे पर्यावरण को बचाना है। तो सिर्फ बचाने के लिए नहीं हमको इनको इंक्लूड करना, लेकिन हमें इनको जो भी लाभ मिल रहे हैं वो भी इन सभी को देने होंगे, तभी हम सोशली इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। जन भागीदारी पर आधारित विकास स्थानीय आबादी में विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करता है। अपनेपन की एक भावना आती है, हमें लगता है कि हमारा पर्यावरण है, हमें इसे बचाना है। साथ ही में हमें क्या करना है, हमें एक लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट को अपनाना है। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट जैसे कि हमारा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म, जो कि लंबे समय तक चल सके। ये नहीं कि आज हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भर हैं, कल ये फॉसिल फ्यूल्स होंगे ही नहीं तो हम क्या होंगे, हमारे पास में कोई भी तरीके का ईंधन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें लो कार्बन ग्रोथ को सपोर्ट करना है, ऐसी कृषि करनी है जो कि क्लाइमेट स्मार्ट कृषि हो, मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारे कंजम्पशन और प्रोडक्शन के पैटर्न्स में चेंज होना चाहिए, साथ ही में जो हमारा एनर्जी का इस्तेमाल है वो कुशलतापूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम कार्बन वृद्धि, जलवायु स्मार्ट कृषि और विनिर्माण, साथ ही में उपभोग पैटर्न में बदलाव और ऊर्जा में अधिक दक्षता के साथ दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स की जिनसे हम भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन हमारे को मिलनी चाहिए। दूसरा जो है वो ये है कि हमारे सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, साफ पानी और स्वच्छता मिलनी चाहिए। साथ ही में अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड मिल्स, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब उपलब्ध होनी चाहिए। आर्थिक विकास होना चाहिए, सभी का एक साथ आर्थिक विकास होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रहने लायक शहर और समुदाय होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, वो दोनों ही काफ़ी जिम्मेदार होने चाहिए। हमें पानी के नीचे की भी लाइफ को बचाना है और पानी के ऊपर की लाइफ को भी बचाना है। उसमें 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वहाँ पर यूएन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं। क्या दिए हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, और इन गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। और यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश मेंबर हैं उन सभी ने इनको अचीव करने की ठानी है। तो यहाँ पर ये 17 गोल्स क्या क्या हैं, जिनमें से पहला गोल है हमारा नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है। दूसरा ज़ीरो हंगर, भुखमर्रा को ख़त्म करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है।
तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा क्वालिटी एजुकेशन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। पांचवा जेंडर इक्वालिटी, लिंग के बेस पर, लिंग के आधार पर असमानताएं नहीं होनी चाहिए। छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हर इंसान को स्वच्छ पानी, साफ पानी और स्वच्छता मिलनी चाहिए। सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, साथ ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड और हमारी वाटर एनर्जी। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आठवां गोल, नवा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए जिससे कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ सकें और हम एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13वां क्लाइमेट एक्शन। 14 लाइफ बिलो वाटर की प्रोटेक्शन एंड 15वां लाइफ अबव लैंड की प्रोटेक्शन। 16वां पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17वां पार्टनरशिप्स फॉर दी गोल्स। तो ये जो 17 यूएन के गोल्स दिए गए थे वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए दिए गए थे, हमारे लोगों के लिए, पीपल के लिए एंड फॉर द प्लैनेट के लिए, टुडे एंड इन फ्यूचर, आज और आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो ये था कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना है, एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे सरकार द्वारा बनाए गए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हरित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।